हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू CUET 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की मेरी इस क्लास में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5 वन शॉट की इस क्लास में। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर। और यहां पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड होता है, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। उसके अलावा हम जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पूरी जानकारी हमको इस क्लास में मिलने वाली है। और एक बात समझिएगा कि मैं आपको भाई कुछ पॉइंटर्स, कुछ कीवर्ड्स यहां पे दे दूंगा, तो अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करते चलना। जो चार्ट, जो फ्लो चार्ट, जो डायग्राम्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना। कुछ डिफरेंसेस बताने वाला हूं क्लास के एंड में, तो इस वजह से क्लास को एंड तक देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, जहां पे आपको अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझाऊंगा। अब सबसे पहले यार ऑर्गेनाइजिंग का, जैसा कि आप मुझे जानते हो कि मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से देता हूं कि पढ़ने क्या वाले हैं, ये बता दिया। अब ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कहता क्या है, होता क्या है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। यार एक बात बताओ, तुमने ना प्लानिंग कर ली, अपने प्लान्स को बना लिए, प्लान्स को ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करवाने की तरफ तुम आगे चल रहे हो। तुम एक बात बताओ कि अब प्लान है तुम्हारा प्रोडक्शन को बढ़ाने का। लेबर चाहिए रहेगी, मटेरियल चाहिए रहेगा, पैसा चाहिए रहेगा, लोग चाहिए रहेंगे, सब कुछ चाहिए रहेगा आपको, राइट। अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको वो सारी चीजें जो चाहिए हैं वो आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन तक लेके आना पड़ेगा, एंड फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन में लाने के बाद भी ऑर्गेनाइज स्थिति में करके रखना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने अभी अभी एक घर खरीदा है या घर बनवाया है या फ्लैट में आप शिफ्ट हुए हो। अब फ्लैट में जैसे आप शिफ्ट हुए, आपको कर्टन्स भी लाने हैं, आपको सोफा लाना है यानी कि फर्नीचर लाने हैं, आपको बेड वगैरह लाना है, एंड आपने अपने घर को कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। एक हो गया आपका ड्राइंग रूम, जहां पे आपकी टीवी लगी है, जहां पे आपके फर्नीचर रखे हुए हैं, जहां पे कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, जिस रूम को आपने सजाया हुआ है, जब कोई मेहमान आता है तो ड्राइंग रूम में बैठता है। एक हो गया आपका पर्सनल बेडरूम, जहां पे अब वो आपका पर्सनल होता है, किसी और को जाने की वहां पे अलाउ नहीं होती। कोई भी मेहमान को आप जब आता है तो आप उसको ड्राइंग रूम में बैठाते हो, बेडरूम तक नहीं ले जाते हो। फिर एक हो गया आपका किचन, आपका वॉशरूम, स्टोर रूम, आपका मंदिर, ठीक है। तो ये सारी जगह आप अपने घर में चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हो। हर सामान की रखने की अपनी एक जगह होती है। कपड़े कहां रखने हैं, वार्डरोब में रखने हैं। टीवी कहां रखनी है, हैंगिंग होगी तो दीवार में कोने में लग जाएगी। मंदिर कहां होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फर्नीचर कहां रखने, ये सारी चीजें, मतलब सारे रिसोर्सेज को, एसेट्स को लाने के बाद भी आप अपने घर में उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हो। अच्छा, क्यों रखते हो ऑर्गेनाइज तरीके से? इसका भी कभी मन में आया होगा कि भैया हमारे घर में हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से क्यों है? क्योंकि बेटा मान लो टीवी देखनी है, तो टीवी खोल के ये थोड़ा ना सोचेंगे कि बैठे कहां, भैया फर्नीचर रखा हुआ है बैठ जाओ जाके। कहने का मतलब है टाइम बिल्कुल बचाना है आपको, टाइम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं खर्च होना चाहिए। इसके बाद कोई भी आ रहा है जो ड्राइंग रूम को देखेगा, सोफे रखे हुए देखेगा, वो अंदर जाने की जिद नहीं करेगा, वो ड्राइंग रूम में बैठ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि भैया रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होना। भाई जो भी चीजें आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे, अगर आपको कहीं जल्दी मीटिंग ले जाना है और आपकी घड़ी नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं घड़ी एक ही अलमारी के एक ही ड्रॉअर में रखता हूं, तो आपको तुरंत वो चीज मिल जाएगी। तो सामान को इतना व्यवस्थित रखिए कि बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो, अपने रिसोर्सेज ना वेस्ट हो, और भाई ये सारी चीजें आपका होता है। फिर ऐसे ही आप पैसों को ले लीजिए। आप पैसा कमाते हो, पैसा अपने बैंक में रखते हो, कुछ पैसा गुल्लक में रखते हो। आप बैंक में जो पैसा रखते हो वो आप मैनेज करते रहते हो, उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हो कि हाँ भाई इतना पैसा मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा हुआ है, इतना पैसा मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है दुनिया में सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, यहां पे कि ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट में जो पैसा कमाती है, वहां पे ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है। आफ्टर हैविंग डिसाइडेड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। बेटा प्लानिंग जब आप कर लेते हो ना, फिर आप सेकेंड स्टेप तक पहुंचते हो, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। अब मैनेजर्स को यहां पे ये देखना है कि हमें डिजाइन करना है एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको इस क्लास में आगे जाके मिलेगा। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, फीचर्स और प्रोसेस बताने वाला हूं, ठीक है। इस फंक्शन को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन। करना क्या चाहते हो, व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन, हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी डन या आर टू बी ग्रुप्ड, हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी डन, ठीक है, हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम। भैया इन सारे सवालों का जवाब मिलता है। एक बार 1 2 3 4 नंबरिंग कर देता हूं। क्या करना है, व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन, एक्टिविटीज को कैसे आपस में ग्रुप करना है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंसान को दी जाएगी ये पता लगाना है, एंड कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पता लगाना है। तो ये हो गया 1 2 3 4।
ठीक है भाई, इस तरह की चीजें आपको ऑर्गेनाइजिंग में करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये सारी चीजें आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, आपको जिम्मेदारी दी जाती है। अथॉरिटी मतलब पावर टू कमांड। अब अगर मैं समराइज वे में बताऊं तो भाई व्हाट मतलब क्या करना है, हाउ कैसे करना है, व्हेन कहां करना है, और whom कौन करेगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। और वाई कर क्यों रहे, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है भाई, इन सारे सवालों का जवाब आपको ऑर्गेनाइजिंग में मिलता है। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है खूबियां या खासियतें। तो सबसे पहली जो खूबी निकल के आती है वो निकल के आती है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में हम अपने काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मैनेजर था, इसने अपने काम को 3 लोगों में डिवाइड किया और बाकी इन 3 लोगों ने अपने काम को और 3 लोगों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क यहां पे करना है। डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या होगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। कहां पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पे आप अपने काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड करते हो ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव हो सके। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में रहोगे, लोगों को उनका काम पता होगा, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ये पता होगा, किसको रिपोर्ट करना है ये पता होगा, रिसोर्स कौन से उनको अलाउ किए जा रहे हैं ये पता होगा, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे। एंड आपको सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। आप अपने आप को एक कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी का एक बहुत बड़ा मैनेजर समझिए, तब आपको ये चीजें और क्लैरिटी से समझ में आएंगी। थर्ड चीज आती है बेटा प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। बहुत नाना प्रकार के पर्सन हैं, सबको मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, प्लूरैलिटी का मतलब ये हो गया कि भाई बहुत अलग अलग तरीके के पर्सन हैं, सबका अपना अपना रेफरेंस है, अपना अपना बैकग्राउंड है, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो इसकी बात होती है कैरेक्टरिस्टिक में। कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजिंग में सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, सेल बढ़ाना, या इंडिया से अमेरिका जाना, कुछ भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आपका पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। यार मैं हमेशा एक चीज और कहता हूं बच्चों से कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग, किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग ही वो मशीन है जो मैनेजमेंट को रन करती है। मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। आपको घड़ी देखते होगे, घड़ी के ऊपर आपको डायल नजर आता होगा, लेकिन घड़ी के अंदर की मशीन नहीं नजर आती होगी। वो डायल है आपका कंपनी और वो मशीन है आपकी ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना, और उस मशीन में जो सेल पड़ रहा है ना, वो है मैनेजमेंट। ये एग्जांपल से समझिए, जो डायल आपको दिख रहा है वो है आपकी कंपनी, जो आपको बाहर बाहर से दिख रही है, जो मशीन उसको चला रही है वो है ऑर्गेनाइजिंग, और जो मशीन में जो सेल पड़ रहा है, जहां से पावर मिल रही है, वो है मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ऑर्गेनाइजिंग ही वो मशीन है जो पूरे मैनेजमेंट को, पूरी कंपनी को चलाए रखती है। वो आपको दिखेगी नहीं, बट आपको महसूस होगी। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मैंने आपको बताया वर्क को डिवाइड करेंगे, अभी देखा था ना पीछे फीचर्स में, वर्क को डिवाइड करेंगे तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। स्पेशलाइजेशन मतलब हर इंसान अपने अपने काम में जब माहिर हो जाए, क्योंकि वो एक लंबे समय तक एक ही काम को परफॉर्म कर रहा है। सेकंड पॉइंट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। यहां पे आपको वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे रिपोर्ट करेगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, एंड कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो ये होता है आपका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कि भाई कौन किसका मैनेजर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ये ऑर्गेनाइजिंग में ही बताना होता है। ठीक है, जैसे मैं किसी का अगर सुपीरियर हूं तो मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, और मैं अगर किसी का सबऑर्डिनेट हूं तो मेरा सुपीरियर कौन है। मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, वो जिसको मैं रिपोर्ट करूंगा वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, और जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है वो आगे किसको रिपोर्ट करेगा। राइट, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का, चीजों का जो आपको मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्लांट, मशीनरी और आपका भाई लैंड, बिल्डिंग। बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मैं हमेशा बच्चों को ये चीज बताता हूं। एक होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स, जैसे कि आपका पैसा। एक होते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्स, बोले तो आपका पैसा। ठीक है, फिर आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स, बोले तो इंसान, ह्यूमन रिसोर्स। और फिर आता है आपका फिजिकल रिसोर्स, जिसमें आता है बच्चों लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गाड़ी, पेटेंट, ये सारी चीजें। मतलब फिजिकल रिसोर्स जो आपको दिख रही है वो आता है फिजिकल रिसोर्स में। तो इन तीनों रिसोर्सेज का
प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो, बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, ना पैसे का वेस्टेज हो, ना इंसानों का वेस्टेज का मतलब है इंसान बैठा हुआ है कोई काम ही नहीं करने के लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ना ही लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी का वेस्टेज हो। तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, हर रिसोर्स का ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। चौथा आता है एडॉप्शन टू चेंज। मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट में बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट बदलता है तो दो तरीके की चीजें लेके आता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटी से आप पैसे कमा सकते हो, थ्रेट से आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। आपको ऑर्गेनाइजिंग इतनी मजबूत करनी पड़ेगी, इतना लोहा करनी पड़ेगी कि कोई भी चेंज हो जाए आप उस चेंज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करवा ले जाओ। अब होगा क्या, जब भी कोई बदलाव होता है तो लोग उस बदलाव से बचना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके कुछ टीचर जो कोविड के पहले टोटली ऑफलाइन पढ़ाते थे, जब उनको बोला गया कि अब आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, उनको भाई नई चीजें आती थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट उनको कंप्यूटर एडेड सिस्टम नहीं आता था, कंप्यूटर पे इतना फ्रेंडली नहीं थे वो, तो उनको हिचक हुई, लेकिन धीरे धीरे वो भी सीख गए। तो एडॉप्शन टू चेंज, चेंज को एम्प्लॉइज हमेशा रेजिस्ट करते हैं, चेंज से हमेशा बचना चाहते हैं, बट आपका ऑर्गेनाइजिंग इतना मजबूत होना चाहिए कि चेंज अडॉप्ट कर ले आदमी खुद ब खुद। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिन लोगों को पॉलिसीज बनानी है, जो लोग एडमिन है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का एक एडमिन होता है ना, जो लोगों को रिमूव भी कर सकता है, लोगों को ऐड भी कर सकता है, आइकन भी चेंज कर सकता है, ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो पूरे हर चीज के एडमिन है, वो इफेक्टिव हो जाएंगे जब आप ऑर्गेनाइजिंग बेहतरीन करोगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑर्गेनाइजिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, उनका भी डेवलपमेंट हो पाए, वो भी डेवलप हो पाए। डेवलप होने का मतलब है एजुकेशन मिले उनको, ट्रेनिंग मिले उनको, अपने करियर को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अपने करियर में कैसे ग्रोथ पा सकते हैं, उसके मौके उनको दिए जाएं। और सेवेंथ आता है एक्सपेंशन और ग्रोथ। यार देखो, कोई भी कंपनी है ना, पैसा ऐसी चीज है बच्चों जो कितना भी हो जाए कम ही रहता है, ठीक है। और अक्ल ऐसी चीज है जो जितनी भी खर्च हो जाए आपके पास उतनी ही बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो वो चीज है, पैसा जो है कितना भी हो जाए कम रहेगा। आपने गांव में एक दुकान शुरू की है, आपका हमेशा सपना रहेगा कि एक शहर में दुकान खोलूं, क्योंकि पैसा ज्यादा आना है, ऑब्वियस सी बात है। शहर में खोलोगे तो सोचोगे पूरे राज्य में मेरी दुकानें फैल जाए, पैसा ज्यादा आना है। राज्य में हो जाएंगी, सोचोगे पूरे इंडिया में मेरी दुकानें हो जाए, ब्रांचेस हो जाए, पैसा। इंडिया के बाहर जाओगे, पैसा। एक्सपेंशन और ग्रोथ हर कंपनी का एक मोटिव रहता है कि भाई आज की डेट में मैं एक दुकान से शुरू किया हूं, कल की डेट में मेरे पास 20 दुकानें हो जाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, एक्सपेंशन होगा, मैं भी अपने अंडर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूंगा, मैं भी अपनी कंपनी का, अपने खानदान का नाम बना पाऊंगा एंड पैसे बना पाऊंगा। ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पॉसिबल है जब आप ऑर्गेनाइजिंग बेहतरीन तरीके से करते हो। ये मैंने बताया ना, अभी आपको सिखाऊंगा कैसे करनी है बेहतरीन तरीके से। मैं बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि रियल लाइफ में बिजनेस स्टडीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है। बिजनेस स्टडीज तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। अभी आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक होगे ना, तो आप अपना स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड करोगे। आप डिवीजन करना चाहिए और या फंक्शनल करना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए रहेगा खास, जिसकी वजह से आप एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर पाओगे। चलो, अभी तो इंपॉर्टेंस अपन ने समझ ली है, और अब हम लोग समझने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग का प्रोसेस याद होगा आपको, जहां पे मैंने आपको बताया था एस डाइज इफ, एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आई फॉर identifying alternative courses of action, E for evaluating alternative course of action, S for selecting the alternative, फिर again F से I for implementation the plan, implementation of the plan, और F for follow up action। प्लानिंग का प्रोसेस याद है, S dies if। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, और यहां पे शॉर्ट फॉर्म है या निमोनिक है आपका आइडिया। क्या है निमोनिक? आइडिया। चलो, तो निमोनिक सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा एक चीज रहती है कि सर प्रोसेस के निमोनिक बता दीजिए ताकि हम लोग को सर इजीली याद हो जाए। तो बिल्कुल भैया, पहले मैं निमोनिक बता दे रहा हूं, आइडिया। बस आपको यह समझना है कि जैसे आई है 1 नंबर पे, डी है 2 नंबर पे, ई जो है वो 4 नंबर पे है, और ए जो है वो 3 नंबर पे है। तो आपको इस ई को ए के बाद लिखना है जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। याद करने के लिए आइडिया ठीक है, लेकिन लिखने के लिए आपको IDAE लिखना होगा, ठीक। और आप जानते हो कि प्रोसेस आपको स्टेप वाइज लिखनी होती है, यानी कि जैसा है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, 4 2 3 1 2 3 4 1 ऐसे नहीं लिख सकते, नंबर नहीं मिलेगा, आपको स्टेप वाइज लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में बच्चा पार्टी, वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है, सबसे पहले आपको अपने कामों को ढूंढना है कि किस तरीके के काम आपकी कंपनी करेगी। आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है एक फूड चेन कंपनी जो लोगों को खाना देती है।
मैकडॉनल्ड्स हो गई, डोमिनोज हो गई, पिज्जा हट हो गई, अरे किसी भी कंपनी का नाम ले लो यार। अब मान लो डोमिनोज है, उसका मेन काम है खाना बनाना एंड खाना जो है बेचना। पहले डाइन इन होता था, डाइन इन मतलब आप जाते हो, खरीदते हो और वहीं बैठ के खा लेते हो। धीरे धीरे भैया फूड डिलीवरी का सिस्टम शुरू हुआ और डोमिनोज का एक टैग सॉन्ग भी आया था, ठीक है, तानाना नाना री ओ पिज्जा आए फ्री। कैसे आएगा पिज्जा फ्री? अगर 30 मिनट के अंदर आपके यहां पिज्जा डिलीवर नहीं होता है तो आपको पिज्जा फ्री दिया जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग भी होता है। मार्केटिंग अभी एक वन शॉट आने वाला है, उसका मतलब वेट करना। अब आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का बच्चों यहां पे मतलब ये निकल के आता है कि आपको ढूंढना है कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग में कैसे कैसे काम है और फिर उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको लोगों में डिवाइड कर देना है। डोमिनोज की बात करें, डोमिनोज एक रैंडम एग्जांपल है। डोमिनोज की बात करें तो खाना बनाना एक काम हुआ, डिलीवरी करना एक काम हुआ, रॉ मटेरियल लाना एक काम हुआ और अलग अलग ब्रांचेस को मैनेज करना एक काम हुआ। पांचवा काम हो गया भाई ब्रांचेस में सारे रिसोर्सेज हो, जैसे भैया माइक्रोवेव चाहिए ही चाहिए उनको, लाइटिंग हो, बैठने की व्यवस्था हो, डिलीवरी वालों को बाइक दी जाए, उनको टी शर्ट दी जाए नीले कलर की टोपी दी जाए एंड डिलीवरी वाला जो डब्बा होता है वो जो अपनी गाड़ी के पीछे लगा के घूमते हैं जिसमें वो पिज्जा रखते हैं, ठीक है, वो भी पिज्जा गर्म मतलब ठंडा नहीं होने देता है, जब घर लाते हैं तो आपको गर्म पिज्जा मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें काम अगर डोमिनोज में देखा जाए तो ये सारे वर्क होते होंगे डोमिनोज में, राइट? बिल्कुल सही बात है, डोमिनोज में सारे काम आपको देखने के लिए मिलते होंगे। तो डोमिनोज का जो भी मैनेजर होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, वो देखेगा कि कौन कौन से काम है और फिर उन कामों को लोगों में डिवाइड कर देगा। ठीक, आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर पक्का हो गई होगी कि भैया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को डाल देना है, कामों को डाल देना है। कैसे भाई? ये मैनेजर है, मैनेजर ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना डाले। कैसे बनाएगा भाई? वो डिपार्टमेंट अलग होगा जो खाना बनाएगा, यानी कि डोमिनोज में पिज्जा जो लोग बनाएंगे। फिर एक उनका डिपार्टमेंट होगा जो डिलीवरी बॉय को देखेगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट यही है कि हर डिपार्टमेंट के लिए अपना अपना मैनेजर हो। भाई एक जो खाना बनाने वाली टीम है उसको कौन हेड करेगा? जो मैनेजर होगा। अच्छा, वो मैनेजर का शेफ होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो लोगों को गाइड कर पाएगा ना, कि भाई खुद अगर शेफ होगा तो लोगों को अच्छा गाइडेंस दे पाएगा। खुद ही उसने कभी खाना नहीं बनाया, उसको मैगी नहीं बनानी आती, डोमिनोज का मैनेजर है वो, तब तो भैया मतलब चौपट हो जाएगा आपका बिजनेस। तो कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवीजन कर देना, और फिर आपको क्या करना है? लोगों को डिपार्टमेंट में बांट देना है और फिर उनके एक मैनेजर असाइन कर देना है। तो भैया खाना बनाने के डिपार्टमेंट का एक मैनेजर हो जाएगा, लोग हो जाएंगे। फिर ऐसे ही डिलीवरी वालों का एक मैनेजर हो जाएगा, लोग हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब हर आदमी को अपना अपना काम सौंपा जाएगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, और फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बोले तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिलेशनशिप आपको क्लियर कर देनी है कि भैया हर्ष जो है इनको रिपोर्ट करेंगे, जिनको वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे, XYZ को। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर रखनी है। ओके, और अब बात करते हैं, थोड़ा सा काम देख लेते हैं। इस स्टेप को और डिटेल में समझने के लिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पे टोटल वर्क को छोटे छोटे कामों में बांटा जाता है। मैंने यहां पे कुछ कामों की लिस्ट आपके लिए लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल का परचेज, राइट है ना? ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को शुरू करोगे, आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा। मान लो मेरा बिजनेस है और मैं सैंडविच बना के बेचता हूं लोगों को, उसमें मेयोनीज लगाता हूं, वेजिटेबल्स लगाता हूं एंड उसको मैं मतलब चीज वीज लगा के बेक करके एंड फिर बेचता हूं। अब रॉ मटेरियल क्या हुआ भाई? टमाटर, वेजिटेबल्स, प्याज, खीरा, ठीक है, और ब्रेड, ये मेरा क्या हो गया? मेरा रॉ मटेरियल हो गया। मेयोनीज, क्रीम एंड चीज, ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक, तो ठीक है भाई, रॉ मटेरियल हो गया। अब परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटीज, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मुझे बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेयोनीज। अब मेयोनीज मुझे बनी बनाई खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसी चीजों की जरूरत भी पड़ेगी। या चीज, अब मैं अगर सैंडविच बना रहा हूं तो जरूरी नहीं कि मैं चीज भी बनाऊं, ठीक है ना, चीज मैं बाहर से खरीद लूंगा, फिर मैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। फिर अब अगर कोई दुकानदार है, आपने हमेशा देखा होगा सैंडविच भी वो लोग एक पॉलिथीन में लपेट के रखते हैं, आप जाते हो, देन वो हाइजेनिक होता है मतलब, तो आप जाते हो तो वो आपको दे देते हैं। अगर आप वैसी सैंडविच खा रहे हो जो बिल्कुल भी सेकी नहीं गई है, तो प्रोडक्शन में क्या होगा? प्रोडक्शन करने के बाद आप कुछ सामानों का स्टॉक भी करके रखोगे कि भाई पब्लिक अगर आती है तो हम ये उनको सामान बेच देंगे। अच्छा, रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च में क्या होगा भाई? आप ये देखोगे कि अगर मेरी कंपनी होगी तो मैं ये देखूंगा कि यार मार्केट में किस किस तरीके की सैंडविच लोग बना रहे हैं। मैं वेजिटेबल सैंडविच बनाता हूं, हो सकता है कोई आलू टिक्की की सैंडविच बना रहा हो सकता है कि कोई सादी सैंडविच बना रहा हो सकता है कोई चीज सैंडविच बना रहा हो। तो मैं रिसर्च करता रहूंगा कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं एंड मार्केट में क्या नया चल रहा है। एडवर्टीजमेंट करूंगा अपनी शॉप का अलग अलग जगह पे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में दुकान का नाम रखूंगा हर चीज में चीज, समझ रहे हो? तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट, इस तरीके के टैगलाइन, इस तरीके के प्रमोशनल ऑफर्स, ये सारी चीजें ढूंढूंगा। सेल करूंगा भाई, बेचूंगा, ऑब्वियसली बात है, बना रहा हूं ताकि बेचूं।
पैसे का अरेंजमेंट भी लगेगा भाई, मुझे पैसा, जब मुझे दुकान शुरू करनी है तो मुझे पैसा चाहिए होगा, मुझे अपनी दुकान को पूरा एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, मुझे अपनी दुकान में कुर्सियां लगानी पड़ेंगी एंड माइक्रोवेव लाना पड़ेगा, पूरा कुकिंग यूटेंसिल्स लाने पड़ेंगे, पैसे की जरूरत पड़ती है किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए। फिर मुझे अकाउंट्स का मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, एक अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा जो मेरे खाते को संभालेगा। फिर मुझे एम्प्लॉयज भी चाहिए होंगे, जैसे जैसे मेरी दुकान ग्रो करेगी मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, जैसे कुछ वेटर्स होंगे जो ऑर्डर्स लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ कुक्स होंगे जो खाना बनाएंगे मेरे लिए, ठीक है, और मैं बिजनेस को रन करूंगा। ये सारे काम हो जाएंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में। इससे बाहर अगर कोई काम आपको नजर आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि सर इसके अलावा भी कुछ काम कंपनीज में होते हैं। इसके अलावा बहुत से काम है, ठीक है, लेकिन ये आपको मेजर कुछ काम मैंने आपको बताए, 10 हैं ये, जो मेजरली सारी चीजें लगभग कवर हो जाती हैं कि आइडेंटिफाई किन किन चीजों को करना है। ओके, फिर दूसरा आता है स्टेप बच्चा पार्टी, डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैंने आपको बताया यहां पे आप लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन में सामानों को, रिसोर्सेज को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दोगे, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स पीपल, जहां पे लोगों को सेपरेट कर दिया जाता है अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, और अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। These department have their own leadership and work together to complete task। हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है, ये बात समझ लो, ठीक है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिपार्टमेंट ए बी सी डी, उसका अपना अपना क्या होगा, एक एक मैनेजर होगा। ओके, These department have their own leadership and work together to complete task। अब चाहे आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो, हर डिपार्टमेंट को आपस में मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अगर अलग अलग दिशा में भागेंगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे। मिलजुल के काम करेंगे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका, अच्छा थर्ड पॉइंट से पहले मैंने आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन में थोड़ी और डिटेल में ज्ञान देने के लिए ये चार्ट आपके सामने रखा हूं। चार्ट को थोड़ा सा देखो, समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहां पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आप किस प्रकार से अपनी कंपनी के नेचर के हिसाब से आप काम को बांट सकते हो। मान लो अगर आपको फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बांटने, तो वो क्या होंगे भाई? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन देखेगा, प्रोडक्ट को बनाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे का जुगाड़ करेगा और सैलरी वगैरह देगा। एचआर डिपार्टमेंट लोगों का जुगाड़ करेगा, लोगों को लाएगा। अगर मैं जियोग्राफी के हिसाब से डिपार्टमेंट बांटता हूं तो मतलब ये कह दूंगा भैया मेरा नॉर्थ अमेरिका का डिपार्टमेंट, मेरा नॉर्थ इंडिया का डिपार्टमेंट, मेरा साउथ इंडिया का डिपार्टमेंट, मेरा ईस्ट इंडिया का डिपार्टमेंट, मेरा गुजरात का डिपार्टमेंट। तो आप ज्योग्राफी के हिसाब से चीजों को बांट सकते हो। अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से कहूं, मान लो मेरी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। मेरी कंपनी हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, दवाइयां वगैरह। ब्यूटी प्रोडक्ट यानी कि मेकअप वगैरह का, कॉस्मेटिक का सामान बनाती है तो ब्यूटी डिपार्टमेंट। खाने का सामान बनाती है तो फूड डिपार्टमेंट। बेबी केयर यानी कि बच्चों के केयर के लिए जो भी आता है ना, जैसे जॉनसन बेबी पाउडर वगैरह, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट। तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बांट सकते हो। अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो भैया मान लो कस्टमर मेरे यहां से सामान खरीदता है रिटेल में, तो रिटेल डिपार्टमेंट। होलसेल में भी लेता है तो होलसेल डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, मेरे कस्टमर में गवर्नमेंट भी आती है जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देती है, मैं उनको सामान बेचता हूं, यानी कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट। मैं ऑनलाइन भी सामान बेचता हूं, यानी कि ऑनलाइन सेल्स डिपार्टमेंट। अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट आप देख रहे हो। और अगर प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल कलेक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? रॉ मटेरियल को लेके आएगा। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा। पैकेजिंग डिपार्टमेंट पैकेजिंग करेगा। शिपिंग डिपार्टमेंट उसको शिप करेगा। आता है ना मिंत्रा में या अमेजन पे, जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, ऑर्डर लगाते हो, तो लिख के आता है ऑर्डर्ड, फिर लिख के आता है शिप्ड, फिर लिख के आता है पैकेज, फिर लिख के आता है शिपमेंट रीच टू योर सिटी, फिर आता है आउट फॉर डिलीवरी और फिर आता है डिलीवरी। तो वो वाली चीज हो गई। तो ये सारे अलग अलग तरीके से आप डिपार्टमेंट को बांट सकते हो। थर्ड अपना जो प्रोसेस है वो है बच्चा पार्टी आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हाँ भाई, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या क्या आता है ये देखते हैं। जब आप अपने डिपार्टमेंट्स में लोगों को बांट देते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हो, फिर आप उनको काम बांट देते हो। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने के बाद, ठीक है, हर इंडिविजुअल जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको उसकी स्किल के हिसाब से एक ड्यूटी दी जाती है, अकॉर्डिंग टू हिज स्किल एंड अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशंस या एजुकेशन। उसके एजुकेशन, उसकी स्किल के हिसाब से उसको काम दिया जाता है,
ठीक है, पता चला आपने डोमिनोज में कोई शेफ है, खाना बनाता है और आपने उसको डिलीवरी बॉय की ड्यूटी दे दी, नहीं कर पाएगा अच्छे से, या डिलीवरी बॉय को पिज्जा बनाने की ड्यूटी दे दी, नहीं कर पाएगा अच्छे से। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, काम दिया जाएगा लोगों की काबिलियत के हिसाब से, एबिलिटी कितनी उनकी काबिलियत है। एम्प्लॉइज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉइज को उनकी ड्यूटी के बारे में बताया जाता है, उनके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। बेटा जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि आप ये समझ लो कि आपकी जॉब डिटेल्स क्या है ना, मतलब आपको आपका प्रोफाइल क्या है, जॉब डिटेल्स यानी कि प्रोफाइल, आप किस डिपार्टमेंट में काम करोगे, ठीक है, इसके अलावा आपकी सैलरी कितनी होगी, इसके अलावा भाई आपकी लीव्स कितनी होंगी, इसके अलावा आपके कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं क्या, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है, इसके अलावा आपकी हॉलीडेज कब कब होंगी, इसके अलावा आपकी टाइमिंग्स क्या क्या होंगी। तो भैया ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं, तो जॉब के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, ठीक है। फिर दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंस द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंटेंट को बताना। फिर आता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज को ग्रुप करने के बाद एम्प्लॉयज को काम करना होता है, और हर एम्प्लॉय को काम करने के लिए अथॉरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। बच्चे अपने आप से सेल्फ स्टडी तो करते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल जाना एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्कूल जाने से डिसिप्लिन क्रिएट होता है। स्कूल जाते हैं तो वहां अपनी अथॉरिटी टीचर के अंदर रहती है, टीचर अथॉरिटी में होता है, बच्चा टीचर के अंडर रहता है, टीचर जो बोलता है वो बच्चा करता है। दैट्स वाई आप बच्चों को स्कूल भेजते हो, स्कूल के आगे भी बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन अथॉरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को पता है कि यार 1 घंटा अगर मैं टीचर मुझे पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, घर में रहूंगा तो हो सकता है 1 घंटा ना पढ़ूं, टीवी देखने में टाइम जो है वेस्ट कर दूं। तो हर इंसान को एक अथॉरिटी की जरूरत होती है। अब फोर्थ प्रोसेस कहता है कि हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को कुछ अथॉरिटी दे दो मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। भाई देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉय होंगे ना, उनके पास किसी ना किसी तरीके की अथॉरिटी भी होगी। अगर कोई गेटकीपर भी होगा ना, चपरासी भी होगा, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी को अंदर आने दे और किसी को बाहर से मना कर दे कि आप तुम अंदर नहीं आ सकते। अथॉरिटी तो है उसके पास। द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और जैसे ही आप अथॉरिटी देते हो तो एक होता है आपका सुपीरियर और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट। ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल डन है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बनती है। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लैरिफाइड, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी पता लग जाता है, ठीक है। ओके, बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और फर्स्ट कौन सा था, वो था ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंस फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट वो ज्यादा करके क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं दिखेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, और आप ये कह लो कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस से ही क्वेश्चन ज्यादा निकल के आता है। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वैसे तो डिविजनल और फंक्शनल और फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। तो पहले तो फॉर्मल इनफॉर्मल को यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने फॉर्मल स्ट्रक्चर या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल रह जाता है। अगर आप फॉर्मल इनफॉर्मल को देखो तो आपने क्या ये पहले कहीं सुना है? आप कहोगे सर 2-3 जगह पे सुना है। एक तो मैं कपड़ों की जब बात करता हूं तो हम लोग कहते हैं आज मैं पार्टी में जा रहा हूं, फॉर्मल कपड़े पहनूंगा, यानी कि सूट टाई, कैजुअल नहीं पहनूंगा। कैजुअल का मतलब इनफॉर्मल, कुछ लोग अभी भी कैजुअल को इनफॉर्मल ही कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा सर मैं ना लेटर लिखता हूं इंग्लिश में तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखता हूं, या हिंदी में कहते हैं औपचारिक या अनौपचारिक। सर इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, फॉर्मल को अगर हिंदी में लेंगे तो मतलब औपचारिक, और अगर इनफॉर्मल को हिंदी में लिखते हैं तो वो लिखेंगे अनौपचारिक। या आपने लेटर लिखते समय पक्का पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ी ही होगी कभी ना कभी, चाहे आप कितने भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हो, लेकिन आपने हिंदी तो पढ़ी होगी, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र आपने लिखे होंगे। फॉर्मल जब आप लेटर्स लिखते थे तो उसमें आप वर्ड का यूज करते थे रिस्पेक्टेड, जैसे कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं तो आदरणीय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। अगर आप इनफॉर्मल की बात करो तो इनफॉर्मल में आप लिखते थे, अपने भाई को लिख रहे हैं तो डियर, डियर ब्रदर, यानी कि प्रिय भाई, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप
भाई में छोटा भाई है, उसको रिस्पेक्टेड तो नहीं लिखोगे, प्रिय ही लिखोगे। और प्रिंसिपल मैम के आगे डियर नहीं लिखोगे, प्रिय प्रिय प्रधानाचार्य महोदय नहीं अच्छा लगेगा, प्रिंसिपल के आगे रिस्पेक्टेड ही अच्छा लगेगा। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है फॉर्मल जहां पे एक रिस्पेक्ट होती है, फॉर्मल जहां पे एक अथॉरिटी की बात होती है, इनफॉर्मल जहां पे कोई अथॉरिटी नहीं होती, जहां पे आप अपने दोस्त, अपने भाई, अपने पापा, मम्मी, दादा, दादी जी से बात करते हो, राइट। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। आई होप कि आपको पूरी कहानी अभी तक समझ में आ गई होगी। तो फॉर्मल में क्या होता है बच्चों, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको किसी से बात भी करनी है ना, तो आप किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं। जिससे बात करनी है वो देखना पड़ेगा कि वो आपका सुपीरियर है या नहीं है। आप उस तक पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो, और अगर पहुंच सकते हो तो कैसे पहुंच सकते हो। मेल करना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। यहां पे एक डेफिनेट अथॉरिटी होती है, और ये सिस्टम है वेल डिफाइंड जॉब का। हर आदमी को अपनी अपनी जॉब पता है, कौन किससे बात करेगा, कौन किससे नहीं करेगा। डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। फॉर्मल स्ट्रक्चर में हर इंसान को अपनी अथॉरिटी बता दी जाती है, हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाती है, और हर इंसान को अपनी अकाउंटेबिलिटी बता दी जाती है। अथॉरिटी किसको कमांड दे सकते हो, किसको ऑर्डर दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, और अकाउंटेबिलिटी किसको तुम अकाउंटेबल हो, किसको तुम जवाब दोगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पे आप खुल के बिल्कुल फुर्सत से बातचीत कर सकते हो, यानी कि पर्सनल और सोशल इंटरेक्शन या रिलेशनशिप के माध्यम से। इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, आप जब काम करने जाते हो तो दिन भर काम तो कर नहीं सकते हो भाई, कि दिन भर हम नौकरी ही कर रहे हैं। मैं तो आया हूं, मैं दिन भर नौकरी करूंगा, बात नहीं करूंगा किसी से, ऐसा तो नहीं होगा। काम करते करते भी आप सोशल और पर्सनल इंटरेक्शन करोगे, बस उसे ही हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली। ये अपने आप पता नहीं कैसे अराइज हो जाता है, आप लोगों से बातचीत करने लगते हो। अरे दोस्ती तो आप सबने की होगी, तो भैया दोस्ती में क्या होता है, जानबूझ के दोस्ती नहीं करते हैं, बात शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, चैट, दोस्ती हो जाती है। एज पीपल एसोसिएट विद वन अनदर, जब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे हम दोस्ती कह देंगे या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह देंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन निकलती है कंपनी के रूल से और पॉलिसी से, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन निकलती है इंटरेक्शन से। लोग आपस में बातचीत करेंगे काम करते करते, एट वर्क, काम करते करते लोग आपस में बातचीत करते हैं, ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी की बात करें तो यहां पे मैनेजमेंट में आपकी क्या पावर है, आप मैनेजमेंट के कौन से लेवल पे हैं, मैनेजमेंट में कौन सी अथॉरिटी होल्ड करते हैं, वो यहां पे होती है। लेकिन यहां पे अगर 5 दोस्त हैं, उसमें से सारे दोस्त इनकी बात सुनते हैं, तो ये इनकी पर्सनल क्वालिटी है कि भैया ये 5 दोस्तों में लीडर है। अब इसको कोई मैनेजमेंट नहीं, अगर मान लो एक कंपनी में 5 लड़के काम कर रहे हैं, 5 लड़के आपस में दोस्त हैं, सारे के सारे दोस्त बाकी के 4 इस 5वें की कहानी सुनते हैं, 5वें की बात मानते हैं, तो इसका मतलब ये इसकी पर्सनल क्वालिटी है लोगों को हेड करना। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट बिहेवियर की। बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड पॉलिसी। यहां आपको बातचीत करनी पड़ेगी रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। यहां पे कोई रूल नहीं है जिससे मन चाहे बात करो, यहां पे कोई सेट पैटर्न नहीं है। ओके, बात करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की। यहां पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा स्केलर चेन के माध्यम से, जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया हुआ है। तो वो वन शॉट अगर नहीं देखी तो वो वन शॉट भी जाके देख लो, जहां पे मैंने आपको स्केलर चेन बताया हुआ है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। यहां पे आप बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। इट इज रिजिड इन नेचर, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये बदलता नहीं है किसी के लिए। अगर आपको बात करनी है तो आपको एक सेट पैटर्न में बात करनी पड़ेगी। स्केलर चेन याद है ना। अगर यहां पे बात करें इनफॉर्मल में, ये फ्लेक्सिबल है, चाहे जिससे मर्जी बात करो, चाहे जिसके मर्जी साथ बैठ के खाना खाओ, चाहे जिसके साथ पिक्चर देखो, काम करो ना करो, इनफॉर्मल। यहां पे लीडर कौन है, मैनेजर ही यहां पे लीडर है। और यहां पे लीडर वो है जिसको ग्रुप ने लीडर बनाया हो। जैसे मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया कि एक ग्रुप के में 6 लड़के थे और 6 लड़के ने मान लो मुझे लीडर बना दिया। अब मैं कौन हो गया, लीडर हो गया। मुझे ग्रुप ने लीडर बनाया, मैनेजमेंट ने लीडर नहीं बनाया। तो लीडरशिप यहां पे मैनेजर होते हैं लीडर, यहां पे ग्रुप अपना लीडर खुद चुनता है। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल में एक सेट पैटर्न होता है, रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं एंड
वर्क प्लेस पे आप बातचीत करते हो, इंटरेक्शन करते हो, यही आपका इनफॉर्मल है। चलो ओके, अब बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेज हैं जी। बिल्कुल है, सिक्के के दो पहलू हैं। फॉर्मल के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। इनफॉर्मल के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फॉर्मल के फायदे क्या है? अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव होंगे, बिल्कुल सही बात है। वर्किंग मेरी सिस्टमैटिक हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हर आदमी को अपना अपना काम पता है और हर आदमी को यह पता है कि सिस्टम के से हमको काम करना है, सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा। हर इंसान को अपना अपना काम पता होगा तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। देख रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंस आपस में एसोसिएटेड है। जब हर इंसान को अपना काम पता होगा ना, तो वर्क की ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जब एक ही काम को दो लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं तो वो तो फायदा ही नहीं है। जब एक काम हो गया, गाड़ी के ऊपर पेंट हो गया, अब दोबारा पेंट करके क्या हो जाएगा? सैंडविच एक बार बेक हो गई, दोबारा बेक करके क्या हो जाएगा? तो हर आदमी को जब अपना काम पता होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी काम की, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, क्योंकि भैया हर चीज फॉर्मली हो रही है। मान लीजिए कि आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप ईमेल करके कुछ करवा रहे हो। मान लो आप मेल करते हो, ठीक है, मान लो आप मेल करते हो, तो मेल करके आप कुछ करवा रहे हो। अब जब आप मेल करके कुछ करवा रहे हो तो भाई हर चीज लिखित फॉर्म में है। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन आपका चलता रहेगा, ठीक है। फिर आता है मोर एम्फेसिस ऑन वर्किंग। यहां पे सारा फोकस काम पे होता है, सारा फोकस काम को खत्म करने में, काम को खत्म करने से रिलेटेड बातचीत आदमी आपस में करता है, तो यहां पे सारा जो फोकस है वो वर्किंग पे रहेगा। क्रिएशन ऑफ चेन इन कमांड, यहां पे जो चेन इन कमांड होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे स्केलर चेन, भाई आप स्केलर चेन बनाते हो और स्केलर चेन में आप गैंग प्लैंक बनाते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो ये ए है तो बी सी डी और ई, और इधर आता है ई एफ जी एच और आई। तो अब मान लीजिए ई को आई से बात करना है तो पहले ई बात करेगा डी से, फिर डी बात करेगा सी से, सी बात करेगा बी से, बी ए से, ए एफ से, एफ जी से, जी एच से, और एच जाके आई से बात करेगा, राइट। ऐसे होता है स्केलर चेन में। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो ये आप लाइन ऑफ कमांड तोड़ भी सकते हो और ये हो जाएगा आपका गैंग प्लैंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें भैया पहले से लिखित हैं। इसका मतलब यहां पे चेन इन कमांड फॉलो होती है, स्केलर चेन फॉलो होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ये तो हो गए फायदे। फायदे तो भाई बहुत हो गए, फायदे तो अनेक बता दिए। नुकसान की बात देखते हैं तो डीले इन एक्शन। यहां पे क्योंकि आप इतने लंबे चक्कर में फंस जाते हो तो कभी कभी आप एक्शन लेने में देर कर देते हो। एम्फेसिस ऑन वर्किंग एंड ड्यूटी ओनली, यहां पे आपका सारा फोकस सिर्फ वर्किंग पे होता है, बातचीत करते ही नहीं हो। कोई हंसी खेलना जीवन में रह ही नहीं जाता है क्योंकि हर चीज फॉर्मली हो रही है। एंड इग्नोर्स द सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉय, यहां पे एम्प्लॉय की सोशल नीड गायब हो जाती है। आदमी सिर्फ और सिर्फ क्या करता रहता है? काम करता रहता है, काम काम काम, सोशल नीड उसकी गायब हो जाती है। अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फॉलो करते हो, एम्प्लॉयज को छोड़ दो, काम करने दो उनको, जब वो कुछ गलत करें तो उनको पनिशमेंट दो, मगर उनको पकड़ के रखो नहीं, ठीक है ना। उनको फ्रीली काम करने दो, उससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। चलो बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो फॉर्मल के डिसएडवांटेज है ना, वही इनफॉर्मल के एडवांटेज हैं, और जो फॉर्मल के एडवांटेज हैं वो इनफॉर्मल के डिसएडवांटेज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन लेने में डिले होता था, यहां पे फास्ट है। वहां पे सोशल नीड्स का ध्यान नहीं रखा जाता था, यहां पे सोशल नीड्स का ध्यान रखा जाता है। वहां पे चेन इन कमांड फॉलो होती थी, यहां पे फीडबैक का सिस्टम फॉलो होता है। एक दूसरे से लोग फीडबैक ले पाते हैं कि तुम्हें कैसा लगा काम करके, ऐसा वैसा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे सिर्फ सिस्टमैटिक वर्किंग थी, यहां पे कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं है। इनफॉर्मल अगर आप रहेंगे, कभी कभी इनफॉर्मल अगर ज्यादा हो जाएगा तो सिस्टमैटिक वर्किंग खत्म हो जाएगी, अफवाहें फैलने लगेंगी, रूमर्स फैलने लगेंगे आपकी कंपनी में। समटाइम्स मे ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट्स ऑल्सो, कई बार निगेटिव बातें भी निकल के आएंगी, निगेटिव रिजल्ट्स हो जाएंगे। जो रिजल्ट पाना चाहते हो, जिसके लिए कंपनी खड़ी की है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर सर पे चढ़ जाएगा ना तो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर आदमी का ध्यान तो पंचायत करने में है, हर आदमी का ध्यान तो बातचीत करने में है, सोशल इंटरेक्शन में इतना लगे हुए हैं कि काम कोई भूल गए।
एंड चौथा है मोर इंफेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बेटा वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करते हैं, लेकिन यहां पे लोग क्या कहते हैं, आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। अरे पता है मेरा मैनेजर ऐसा है, अरे पता है मेरा मैनेजर वैसा है, अरे पता है मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, अरे पता है मेरा इंक्रीमेंट। अब ये क्या हो रहा है ना, यहां पे सारा इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अरे पता है आज मेरे मैनेजर ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ठीक है, आज तो मुझे तिरछी निगाहों से देखी है। तो उस तरीके की चीजें निकल के आती है, वहां पे आदमी अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा करता है एंड र्यूमर्स फैल जाते हैं। देखो लिखा ना र्यूमर्स, र्यूमर्स मतलब अफवाहें, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्यादा होगी। अब सर आपने एडवांटेज भी बताए, डिसएडवांटेज भी बताए, लेकिन सर एक बात नहीं समझ में आई, अगर मेरी कंपनी होगी तो मैं अपनी कंपनी में फॉर्मल रखूं या इनफॉर्मल रखूं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ा ही रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको यह समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपकी जब अपनी खुद की कंपनी होगी तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट फॉलो करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी खुद की कंपनी होगी ना तो आप इनफॉर्मल रहेंगे तो भी बहुत समस्या हो जाएगी, अगर सिर्फ फॉर्मल रहेंगे तो भी बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, आपको बेनिफिट यह है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल आप दोनों को बीच मझधार में लेके चलें, यानी कि दोनों को बराबरी से रखें, जितना फॉर्मल उतना इनफॉर्मल भी, जितना इनफॉर्मल उतना फॉर्मल भी। काम के समय आप फॉर्मल रहें, बातचीत के समय आप इनफॉर्मल रहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, काम के समय काम पे फोकस करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो एंड पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। कहीं का मतलब है दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर की। चलो ओके, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर दैट क्लियरली डिपिक्ट्स एंड टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो क्लियरली बताता है एक दूसरे लोगों, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसी होगी बेटा, वैसी तो होगी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। रिलेशनशिप यहां पे वैसी होगी जैसा सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप। ठीक है, जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच की क्या रिलेशन है, जो भी डिपार्टमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उन डिपार्टमेंट्स के बीच की क्या अपना वो चल रहा है, मिली भगत चल रही है, क्या रिलेशन है वो पता लगेगा। दिस स्ट्रक्चर हैंस प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द फ्रेमवर्क। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम एक फ्रेमवर्क, ये कीवर्ड है नोट कर लो, भी कह सकते हैं फॉर द टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजर्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर रिक्वायर्ड एंड नीडफुल फंक्शन। भैया ये स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है टॉप मैनेजमेंट के लिए और मैनेजर्स के लिए और एम्प्लॉइज के लिए, ताकि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाए, फंक्शंस को कर पाए। कुछ दो चार चीजें यहां पे देखने को मिलती हैं, जॉब डिजाइन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। चारों चीजों को एक बार समझते हैं। डिपार्टमेंटेशन तो मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया, आप वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन एक पूरा स्टेप है, मैंने आपको बता दिया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें। हालांकि आपने डेलीगेशन मेरे मुंह से पहले भी कभी सुना होगा, लेकिन मैं अभी इस चैप्टर में ही लास्ट में अदर कंसेप्ट्स में आपको समझाने वाला हूं। जॉब डिजाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जहां पे मैंने आपको बताया कि एक जॉब डिजाइन में क्या क्या लिखा होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या काम करने आया है, कितना सैलरी, कितना छुट्टी, कितना हॉलीडे, कितना टाइम, ये सब। एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, वो सुन लो। सिंपल सी बात है, स्पैन मतलब होता है फैलाव, कहां तक आपका पावर है। एक मैनेजर कितने लोगों को मैनेज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मैनेजर 1 2 3 4 5 और 6 लोगों को मैनेज करता है, तो इसका मतलब एक मैनेजर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब उसके मैनेजमेंट का जो फैलाव है वो 6 लोगों तक सीमित है, वो सिर्फ 6 लोगों को मैनेज करता है। जैसे कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो इस मैनेजर के भी बहुत हाथ लंबे हैं, ये 6 लोगों को मैनेज कर रहा है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको बताता हूं, लिख लीजिए आप अगर लिखना हो। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर और अ मैनेजर। कितने सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर या एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं और आपको फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड समझना है कि भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है,
ओके एंड चलो शुरू करते हैं आज का ये खेला फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का। देखो यार, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ऐसे स्ट्रक्चर में जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो फंक्शंस के बेसिस पे। नाम याद करने का तरीका बता रहा हूं, मतलब याद करने का तरीका ये बता रहा हूं भैया, जहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हो उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जहां पे भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हो उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और जहां भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो उसे हम लोग कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, मान लो आप फंक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा भाई, प्रोडक्शन का फंक्शन होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, मार्केटिंग का फंक्शन होगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स का फंक्शन होगा तो सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, फाइनेंस का फंक्शन होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। जहां पे आप इस तरीके से डिवाइड करते हो ना तो बच्चों इसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और जहां आप प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड करते हो उसे कहते हैं डिविजनल। एग्जांपल इसका भी दे देता हूं, इसके आगे नहीं आप डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लिख लो, डिपार्टमेंट। देखो प्रोडक्ट के हिसाब से कैसे बटेगा, जैसे टाटा है ना, टाटा, तो टाटा एक कंपनी है रतन टाटा जी की, और टाटा बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लगभग हर तरीके का सामान बनाती है। एग्जांपल के तौर पे टाटा का सॉल्ट आता है, नमक, टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाती है, टाटा का ज्वेलरी का सामान आता है तनिष्क के नाम से, और उसके अलावा बेटा टाटा का कपड़ा आता है वेस्ट साइड, यानी कि फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड के नाम से, और भी बहुत सारी चीजें, टाटा स्टील्स, टाटा ताज होटल है आपका, तो टाटा ताज, ठीक है, ताज होटल आपने नाम सुना ही होगा, बॉम्बे का ताज होटल बहुत फेमस है, टाटा स्टील्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें, तो टाटा अपने अगर कंपनी में स्ट्रक्चर को डिवाइड करती होगी तो भैया डिविजनल स्ट्रक्चर करती होगी, यानी कि हर प्रोडक्ट का अपना एक मैनेजर, अपनी एक टीम। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, यानी कि जैसा फंक्शन वैसा स्पेशलाइजेशन। अब मार्केटिंग वाले सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देंगे तो अपने काम में अच्छे हो जाएंगे, तो यहां पे भैया फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। लेकिन यहां पे प्रोडक्ट की बात होती है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, प्रोडक्ट के हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन पाओगे। जैसे टाटा है तो टाटा साल्ट है, टाटा सॉल्ट है तो वो नमक बनाने का काम करता है, उनको कपड़ों से कोई मतलब नहीं, ज्वेलरी से कोई मतलब नहीं, उनको मोटर से कोई मतलब नहीं, होटल से कोई मतलब नहीं, स्टील से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ नमक से मतलब है। ये हो गया प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो किसी भी एक डिपार्टमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लो आपका प्रोडक्ट डूब गया, किसकी गलती होगी, सेल वालों की, मार्केटिंग वालों की, प्रोडक्ट वालों की। दिक्कत तो यही है कि पता ही नहीं लगेगा कि गलती है किसकी, तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां पे अगर तनिष्क लॉस में जा रहा है तो ऑब्वियस बात है तनिष्क लॉस में जा रहा है, टाटा सॉल्ट का उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा बच्चों ईजी हो जाता है। मैनेजरियल डेवलपमेंट, यहां पे एक मैनेजर वही लीग पे चल रहा है, एक ही काम कर रहा है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पे जो डेवलपमेंट है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि हर मैनेजर को ऊपर जाके, इन सारे मैनेजर को ऊपर जाके एक बड़े मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा, तो इनका अपना कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन यहां पे डेवलपमेंट का पूरा चांस है, क्यों, क्योंकि उनको छूट दे दी गई है। अब टाटा सॉल्ट का मैनेजर सिर्फ टाटा सॉल्ट को मैनेज कर रहा है और उसको किसी को रिपोर्ट भी नहीं करना है, तो यहां पे डेवलपमेंट बड़ा ईजी है। यहां पे बात करते हैं, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड। भाई बात ये हो रही कि यहां पे अगर मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग कर दी है तो सेल वाले मार्केटिंग का काम नहीं करेंगे, सेल वाले सिर्फ बेचने का काम करेंगे। यहां पे फंक्शन दो बार नहीं किए जाते, एक ही फंक्शन को दो बार नहीं करते हैं, परंतु यहां पे एक ही फंक्शन को आप दो बार कर सकते हो। कैसे, मान लो पैसा आया, अब कितना पैसा मोटर को गया, कितना पैसा साल्ट को गया, पता चला भैया डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, कि एक रिसोर्सेज जो एक कंपनी में जाना था वो हो सकता है कि दूसरी कंपनी में चला जाए। मैं कह रहा हूं हो सकता है, जरूरी नहीं है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छा है ऐसी कंपनी के लिए जो एक प्रोडक्ट बनाती हो, सिंगल प्रोडक्ट। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए ये अच्छा नहीं है, और ये अच्छा है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इनका पूरा पूरा ध्यान रहेगा, इजी बिकॉज ऑल फंक्शन रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। तो अगर आपकी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट है तो कोऑर्डिनेशन आप
अच्छे से नहीं कर पाओगे फंक्शनल में, लेकिन अगर यहां पे मल्टी प्रोडक्ट है तो अच्छे से कर पाओगे। यहां पे सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी चलेगी और वहां पे मल्टी प्रोडक्ट वाली कंपनी चलेगी, सिंगल प्रोडक्ट और यहां पे मल्टी प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको फंक्शनल और डिविजनल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है फंक्शनल और डिविजनल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखने की, जैसे अपन ने फॉर्मल इनफॉर्मल में देखा था। फंक्शनल के कुछ एडवांटेजेस हैं सर, बिल्कुल है। अगर आप फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स में काम बांटोगे तो हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, यानी कि बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहा है, स्पेशलाइजेशन आपको अचीव होगा, कोऑर्डिनेशन आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो अच्छे से आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि भैया हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से देखेगा। एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग वालों ने एक बार मार्केटिंग कर दी तो फिर दोबारा मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेनिंग दी जाएगी हर डिपार्टमेंट के लोगों को, और हर फंक्शन का इक्वल वेटेज है। जितना इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट का बनना है उतना ही इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट का बिकना भी है। तो सेल डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज है। हर डिपार्टमेंट कभी कभी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में लग जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है कभी कभी इग्नोर कर दिए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। सबसे बड़ी समस्या है डिफिकल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। कई बार सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। कभी कभी हर डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, और ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट के रास्ते में हर्डल है, रास्ते का रोड़ा है। अगर ये सारी चीजें होंगी, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, इग्नोर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, तो कंप्लीट डेवलपमेंट में रोड़ा बनेगा ये। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं डिविजनल के। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रोडक्ट का अपना हेड है, तो क्योंकि जो हेड है वो अपने पूरे प्रोडक्ट को देखता है तो उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अलग अलग डिवीजन का रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। टाटा सॉल्ट अच्छा कर रहा है कि नहीं आपको पता लग जाएगा, टाटा मोटर अच्छा कर रहा है कि नहीं आपको पता लग जाएगा, टाटा आप कह सकते हो भैया तनिष्क अच्छा कर रहा है कि नहीं आपको पता लग जाएगा। हालांकि ये है सब टाटा की कंपनियां, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट कैसा कर रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा। यहां पे डिसीजन मेकिंग यहां पे क्विक होगी, क्योंकि यहां पे हर डिवीजन का अपना हेड होगा। एक्सपेंशन इजी हो जाएगा, आप ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट टाटा की तरह अपनी कंपनी में खोल सकते हो। डिसएडवांटेज की बात करें तो कभी कभी डिविजनल हेड्स भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, डुप्लीसिटी हो सकती है, ठीक है, और सेल्फिश एटीट्यूड होता है। हर डिवीजन अपने अपने काम में लगा होता है, उसको अपनी कंपनी को अच्छा करने में पूरा ध्यान है उसका। ठीक है, ओके। अब ये डायग्राम जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये मैंने यहां पे क्यों जोड़ा है इसकी वजह बताता हूं। अब हम लोग समझने वाले हैं अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जहां पे आपको डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और तीनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इसलिए कह रहा था कि वीडियो एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक एक दो नंबर में पूछे जाते हैं, और इतने पूछे जाते हैं कि भैया पता चला 10 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बन गए। ठीक है, चलो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम, ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का डायग्राम है, जहां पे अपना एक मैनेजर जो है वो अपनी पावर को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। ठीक है, चलो, तो अदर कंसेप्ट मैंने आपको बताया भाई, डेलीगेशन पढ़ना है, सेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें अभी अपन को पढ़नी है। और सबसे पहले आपको ये पढ़ाता हूं, एक चार्ट आपको नजर आ रहा होगा यहां पे मेरे सामने, जिसपे डिफरेंस लिखा हुआ है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। तो मेरी दरख्वास्त है कि 1 मिनट का समय लें और इस चार्ट को पहले रीड करिए, फिर मैं आपको समझाना तो है ही है। ठीक है, ओके। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में हो जाए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सारी पावर एक ही अथॉरिटी के पास हो गई एट हायर लेवल ओनली, कंसंट्रेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में इसका उल्टा है, यहां पे आप सारी पावर को बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। सेंट्रलाइजेशन का डायग्राम अगर बनाए तो ऐसे बनेगा कि भाई सारी पावर इनके पास आ गई, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन का डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा कि सारी पावर बांट दी गई, जैसा पीछे मैंने बनाया था। ठीक, अथॉरिटी की बात करते हैं। टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स मैक्सिमम अथॉरिटी। टॉप मैनेजमेंट के पास बहुत अथॉरिटी होती है, मैक्सिमम अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास ही होती है।
यहां की बात करें, अथॉरिटी इज सिस्टमैटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल। यहां पे अथॉरिटी हर लेवल पे बांट दी जाती है, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको, अथॉरिटी यहां पे टॉप मैनेजमेंट के पास सारी अथॉरिटी होती है, लेकिन यहां पे सारी अथॉरिटी बांट देते हैं, पावर टू कमांड बांट देते हैं। ये सूटेबल है स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पे 10-12 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे तो ये मैनेज कर लेगा अकेले, पावर ना बांटे कोई बात नहीं। लेकिन जहां पे बेटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। यहां पे जो मैनेजर्स है ना, उनको बहुत लेस फ्रीडम दी जाती है, क्योंकि सारी पावर तो एक बंदे के हाथ में, टॉप लेवल के पास में। लेकिन यहां पे मैनेजर्स को पूरी पूरी फ्रीडम दी जाती है एक्शन लेने के लिए। ओके जी, बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और यहां पे हम लोग समझेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। बच्चों ने हमेशा देखा कि डेलीगेशन का मतलब भी होता है पावर को बांटना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी होता है पावर को बांटना। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो एक डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम के बाद फिर आपको समझाऊंगा। सुनो, डेलीगेशन कुछ ऐसी दिखती है, सिर्फ एक आदमी को पावर दी जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डायग्राम बनाया, कुछ ऐसी दिखती है, जहां पे हर लेवल पे पावर बांटी जाती है, हर लेवल पे पावर बांटी जाती है। डेलीगेशन, इट इज कंपलसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है, करनी ही करनी पड़ेगी। बेसिकली डेलीगेशन किया जाता है टास्क को शेयर करने के लिए। तो भैया टास्क तो हर ऑर्गेनाइजेशन शेयर करेगी, करना ही पड़ेगा। कितना टास्क आप अकेले कर लोगे? किसी ना किसी को तो बांटोगे ना। डिसेंट्रलाइजेशन या तो किसी अथॉरिटी में हो, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, या तो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट विच डिसाइड्स इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचता है कि पावर बांटनी है या नहीं बांटनी है। ओके, यहां पे जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होता है ना, सारा कंट्रोल उसी के पास होता है, वो तो अपना लोअर लेवल को सिर्फ टास्क बांटता है। यहां पे टॉप लेवल के पास, यहां पे देयर इज लेस कंट्रोल ओवर लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव। यहां पे क्या हो रहा है कि जो कंट्रोल है वो इसी के, रिमोट कंट्रोल इसी के हाथ में रहेगा। ये लोग तो सिर्फ प्यादे हैं, लेकिन यहां पे रिमोट कंट्रोल सबके हाथ में, किसी के पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। यहां पे टास्क शेयर करने के लिए ये किया जाता है, लेकिन ये जो है वो रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन, ये पॉलिसी होती है कि हम अपनी पावर को बांटेंगे, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब इधर पढ़ते हैं स्कोप। ओके, ये रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहां पे सुपीरियर्स और उनके सबऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो इसका स्कोप काफी रेस्ट्रिक्टेड है। हम सिर्फ 2 लोगों से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी बात करें तो यहां पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन कवर होता है। द अथॉरिटी इज स्प्रेड एंड इंटरेस्टेड टू ऑल एग्जीक्यूटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। व्हेन वी डिसेंट्रलाइज वी मल्टीप्लाई इट बाय मनी। जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से उसको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, यहां पे सिर्फ 2 लोगों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पे तो जैसा आपने देखा बहुत से लोगों से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। तो ये हो गया भैया डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। और लास्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड देने का राइट, कि मैं कमांड देना चाहता हूं, मैं ऑर्डर देने का राइट है मेरे पास या नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको कोई असाइंड टास्क परफॉर्म करना है, उसकी ऑब्लिगेशन है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि मैं ऑर्डर दे सकता हूं कि नहीं, मेरे पास अधिकार है ऑर्डर देने का या नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मेरी जिम्मेदारी का मुझे निर्वहन करना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि जो भी आउटकम हुआ वो मुझे अपने मैनेजर को जवाब देना है, आंसर देना है। डेलीगेशन में देखते हैं, अथॉरिटी थोड़ी बहुत डेलीगेट कर सकते हैं, इट कैन बी डेलीगेटेड। आपकी अथॉरिटी है, आपने किसी और को दे दी, तो इट कैन बी डेलीगेटेड। लेकिन परंतु किंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को दी गई है तो थोड़ी उसको निभानी पड़ेगी, थोड़ी वो शेयर कर सकता है, ठीक है। एंटायरली डेलीगेटेड। आपकी मम्मी का काम है खाना बनाना, वो रात में खाना बनाती है आपके लिए, आपसे कह सकती है बेटा प्याज छील दे, लेकिन आपको खाना बनाना आता ही नहीं है, तो लेकिन आपको प्याज छीलने के लिए कह सकती हैं, लेकिन पूरा खाना बनाने के लिए कह देंगे तो उनको पता है कि खाना जलना ही वाला है, ठीक है। तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है, तुमको थोड़ा बहुत काम दे देती है, तो एंटायरली डेलीगेट नहीं की जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। खाना खराब बनेगा तो सारी जवाब मम्मी को देना पड़ेगा कि क्यों खराब बना, है ना। इस तरीके से मतलब एग्जांपल ले लो, ये फॉर्मल पोजीशन से निकलता है। फॉर्मल पोजीशन समझ रहे हो, किसी की पोजीशन है भैया ऑर्डर देने वाली, किसी ने कंपनी का, कोई कंपनी का मालिक है तो ऑर्डर देगा ही देगा। जैसी पोजीशन है तो किसी ना किसी को ऑर्डर देगा, किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, तो ये डेलीगेटेड अथॉरिटी से ही निकलता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो जवाबदेही भी बनेगी। फ्लो देखते हैं। अथॉरिटी
डाउनवर्ड फ्लो करती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, मतलब कुछ ऐसे, अब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ। अथॉरिटी किसकी होती है? कमांड कौन देगा? सुपीरियर देगा अपने सबऑर्डिनेट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाता है तो अपवर्ड जाता है, मतलब ये किसके लिए निभा रहा है? इसके लिए निभा रहा है, यानी कि अपवर्ड। और अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड जाती है, ये अकाउंटेबल होता है इनके लिए, यानी कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर के, सबऑर्डिनेट सुपीरियर के लिए। तो ये होता है डाउनवर्ड, ये होता है फ्लोज अपवर्ड, और ये होता है फ्लोज अपवर्ड। समझ गए बच्चा पार्टी? एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अपने को लास्ट 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, फिर आपको मैं थैंक यू टाटा अलविदा कहूंगा, लेकिन 2 टॉपिक पढ़ के जाना है। डेलीगेशन के कुछ फायदे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ फायदे हैं, दोनों फायदे देख के जाओ, ठीक है? ओके, समझते हैं यहां पे बात को कि भैया है क्या पूरा मसला। अगर आप डेलीगेशन करते हो ना, अगर आप अपने टास्क को शेयर करते हो, तो उससे आपका खुद का एफिशिएंसी, अगर आप मैनेजर हो तो आपकी खुद की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एम्प्लॉय भी कुछ सीखने को एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, ग्रोथ होती है कंपनी की। मैनेजमेंट हायरार्की के बेसिस पे आप डेलीगेशन करते हो और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन भी सामने निकल के आता है कि नहीं? आप लॉजिक लगा के सोचो कि अगर आपने अपना काम किसी को बांटा तो आपके ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा, मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगा, एम्प्लॉय को कुछ काम मिलेगा, वो भी खुश होगा, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, डेवलपमेंट भी हो रहा है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, ग्रोथ भी होगी, मैनेजमेंट हायरार्की के बेसिस पे करते हैं और कोऑर्डिनेशन भी बनी रहती है। ऐसे ही पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ फायदे। अगर आप अपने काम को बहुत लोगों में डिवाइड करते हो, उसके भी अपने फायदे हैं भैया, ठीक है? क्या है फायदे? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, समझते हैं बात को। सबऑर्डिनेट्स इनिशिएटिव ले पाएंगे, अपने अपने तरीके से काम कर पाएंगे। मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा फ्यूचर के लिए। अगर ये बंदा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, गुड काम कर रहा है, तो बेटा कल को अगर ये चले गए कहीं या इनको भगवान ने बुला लिया, तो ये जो अच्छा काम कर रहा है ये इस जगह पे पहुंच जाएगा, मतलब कि फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है। डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है भाई, अलग अलग लोग डिसीजन लेंगे तो जल्दी जल्दी लेंगे। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा, ग्रोथ भी होगी और बेटर कंट्रोल भी हो पाएगा, ठीक है? ये कुछ फायदे हुए डिसेंट्रलाइजेशन के। आई होप कि बच्चों आपको मेरी ये 1 शॉर्ट क्लास अच्छी लगी होगी। यहां पे मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को समझाया है, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में समझाया है। पिछले 1 शॉट को, प्लानिंग को जरूर देखिएगा, अगले 1 शॉट को देखिएगा, क्योंकि ये सारे 1 शॉट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी 1 शॉट, यू कैन नॉट मिस अ सिंगल 1 शॉट ऑफ माइन अगर आप बिजनेस स्टडीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि हर 1 शॉट आपस में इंटरलिंक्ड है एंड आपको पूरा का पूरा सिलेबस 1 शॉट से कम समय में कवर होता है। आप खुद जानते हो कि बिजनेस स्टडीज में बोर्ड्स में केस स्टडीज आती हैं और सीयूईटी में भी एमसीक्यू वाली केस स्टडीज आती हैं, एंड केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो किसी भी किताब से पढ़ो, रीडिंग इज मस्ट एंड वॉचिंग माय वीडियोस विल हेल्प यू बेटर, ठीक है? मेरी वीडियोस देख के आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिलती है, किताब को पढ़ के आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलती है कि हाँ भाई मुझे अगर आंसर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है। ओके, तो केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, 1 शॉट इज इंपॉर्टेंट, एंड डू कमेंट ऑन द 1 शॉट। कैसी लगी आपको क्लास? आगे क्या क्या चीजें और देखना चाहते हो? कुछ कंसेप्ट मिस हुए हो तो वही बताना, बेझिझक बताना, ठीक है? ऐसे हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।